Okay, so we saw the different formulae to calculate the number of stereoisomers in the last lecture, and we discussed questions related to the calculation of stereoisomers. But now we will do a portion of that where we cannot use the formula directly. We need to draw and then find out the number of stereoisomers. So let's do that case. So start writing. For a compound showing GI about interdependent systems. So if there is a compound showing GI about interdependent systems, we define N as the total number of carbon atoms with respect to which GI is possible. So here the value of N is what? It is equal to the total number of carbon atoms with respect to which GI is possible. So write down and then look at the examples. There are some steps which we need to follow in order to find out the number of stereoisomers. For this case, where the compound is showing GI about interdependent systems. So write down the spot, then I'll do the questions. So write down the steps. After writing down the steps, we will solve the questions based on these steps. So start writing from here.
So this is the first step, step one. Okay, done यहाँ तक. Okay. So this was step one. I'll explain all the steps, but first write down. Okay, step two.
Okay, done. Okay, done. Step two. Okay, step three. Step four. Okay, done यहाँ तक. किसी को कोई स्टेप देखना है? All steps have been written. कोई स्टेप किसी को देखना है फिर से?
Okay, so let's look at the steps. Let's see what exactly the steps mean. So copy the question and I'll explain this. How many stereoisomers are possible for each of the following? Look at the first part. अब देखो इंटरडिपेंडेंट जीआई का मतलब क्या है? इंटरडिपेंडेंट का मतलब है कि ये आपस में जीआई दिखा सकते हैं, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द रिंग. सिमिलरली ये और ये भी आपस में जीआई दिखा सकते हैं, राइट. ये और ये भी आपस में जीआई दिखा सकते हैं. तो मतलब क्या है, ये इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट सिस्टम. इंटरडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि ऐसा कोई एक सिस्टम नहीं है जो अकेला खुद है, मतलब वो कॉमन है किसी दूसरे के साथ भी. जैसे अगर इस पीएच का आप देखोगे तो पीएच कैन शो जीआई विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू दिस. सो एक इंटरडिपेंडेंट हो गया. सो ये इंटरडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं. अगर सिर्फ ऐसा होता तो फिर इंटरडिपेंडेंट नहीं होता, बिकॉज ये एक ही सिस्टम है अराउंड विच जीआई इज पॉसिबल, इट इज दिस एंड दिस. बट अगर ज्यादा आ गया तो फिर हाँ, अभी ये भी इंटरडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं इसमें. तो इसमें भी इंटरडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं. तो इंटरडिपेंडेंट सिस्टम्स का मतलब ये है कि अगर कोई साइक्लिक रिंग है, जैसे ये यहाँ पे 4 मेंबर्ड का रिंग है, 4 मेंबर्ड का स्ट्रक्चर है ना, 4 मेंबर्ड क्लोज स्ट्रक्चर. तो अगर कोई भी ऐसा क्लोज स्ट्रक्चर है, चाहे वो 3 मेंबर्ड हो, 4 मेंबर्ड हो, 5 मेंबर्ड हो, 6 मेंबर्ड हो, उनमें अगर अलग अलग कार्बन एटम्स पे ग्रुप्स लगे हुए हैं, सो दो से ज्यादा, जैसे ये दो ही अगर होते तो फिर इंटरडिपेंडेंट नहीं होता. लेकिन अगर दो से ज्यादा कार्बन एटम्स पे चीजें लगी हुई है तो इंटरडिपेंडेंट सिस्टम्स हो जाते हैं. तो जब तक दो है सिर्फ अटैच्ड, दो ग्रुप्स अटैच्ड है जब तक, तब तक कोई इंटरडिपेंडेंट नहीं है. लेकिन अगर दो से ज्यादा हो गया तो इंटरडिपेंडेंट जीआई हो जाते हैं. जैसे अगर ऐसा यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ हो गया, तो इंटरडिपेंडेंट सिस्टम्स इसमें आ जाते हैं. तो इंटरडिपेंडेंट का मतलब पहले पता होना चाहिए कि हाँ, ये जो है इट कैन शो जीआई विद रिस्पेक्ट टू दिस, आल्सो विद रिस्पेक्ट टू दिस. तो इंटरडिपेंडेंट है इसका मतलब यहाँ पे सिस्टम्स. तो इंटरडिपेंडेंट सिस्टम्स के लिए अभी जो स्टेप्स मैंने दिए थे वो फॉलो करने हैं. तो यहाँ पे एन को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? N is the number of carbon atoms with respect to which GI is possible. Number of carbon atoms. ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है. तो N is 4. 4 कार्बन एटम्स है, क्योंकि यहाँ पे चारों के चारों कार्बन एटम्स के साथ ग्रुप्स जुड़े हुए हैं. So N is equal to 4. Okay. तो अभी आप स्टेप्स को पढ़ो, इसलिए मैंने बोला था स्टेप्स लिख लो पहले. तो स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1, डिवाइड n by 2. Divide n by 2. 4 upon 2 is 2. So divide n by 2.
ओके, तो स्टेप 1 में अगर आप चेक करोगे तो लिखा था डिवाइड n by 2. Now after dividing n by 2 we will see whether the value is an integer or not. Now 2 आया है, ये एक इंटीजर है, this is an integer. So fine, वो जो वैल्यू आता है डिवीजन बाय 2 के बाद उसको चेक करना पड़ता है कि वो इंटीजर है या नहीं है. दिस इज एन इंटीजर, 2 इज एन इंटीजर. फाइन. सो नाउ वहां पे देखो, वहां पे लिखा है कि द नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस गिव्स यू द मैक्सिमम नंबर ऑफ dashes that can be used to draw the structures. मैक्सिमम डैशेस कितने हो सकते हैं यहाँ पे? 2. क्यों? बिकॉज हमारा जो वैल्यू आया है n by 2 वो 2 है. So the maximum number of dashes possible is 2. Maximum number of dashes possible 2 का मतलब क्या है? There can be 0 dash, there can be 1 dash, or there can be 2 dashes. Maximum number of dashes is 2. तो 2 से कम भी तो सकते हैं ना, बट 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं dashes, because maximum number of dashes is 2. So 0 dash, 1 dash, 2 dashes, ये possibilities है हो सकती है. तो अभी हम लोग चालू करते हैं 0 dash लेके. अगर 0 dash में करूंगा तो सारे के सारे मुझे ग्रुप्स वेज पे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर कोई भी डैश मैं नहीं यूज करूंगा तो ही बोलेंगे 0 dash. So the first structure which you see on your left hand side has not used a single dash, hence I say it has 0 dashes. All groups are on wedges. तो ये पहला हो गया तरीका, सबके सब ग्रुप्स को वेजेस पे लोगे. नेक्स्ट 1 dash, 1 dash. तो चलो 1 dash लेके देखते हैं. तो ये वाला देखो स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है, दिस स्ट्रक्चर हैज 1 dash, दिस ग्रुप इज ऑन डैश, द अदर ग्रुप्स आर ऑन वेज. एक ही डैश यूज किया है. ओके, ओके. तो एक डैश मैंने यूज किया है सेकंड स्ट्रक्चर. और एक क्या हो सकता है कि मैं एक डैश ऐसे यूज करके देखूं. ये जो फिफ्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ना, इसमें भी देखो एक डैश यूज किया है, 1 dash. ओके, सो 1 dash हैज बीन यूज्ड. तो 0 dash की पॉसिबिलिटी हो गई, 1 dash की पॉसिबिलिटी भी हो गई. नाउ 2 dashes यूज करके देखिए, बिकॉज मैक्सिमम तो 2 है ना. तो 0 dash हो गया, 1 dash हो गया, अभी 2 dashes. 2 dashes, तो 2 dashes के लिए ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है. इन दोनों को डैश पे ले लो तो हो गया एक स्ट्रक्चर, और दूसरे स्ट्रक्चर में इन दोनों को डैश पे ले लो. Okay. So हम लोगों ने कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं? 1 2 3 4 5. ऑलराइट, 5 स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं. अभी हम लोग चेक करेंगे स्टेप 3 में. स्टेप 3 में क्या है? चेक फॉर पीओएस एंड सीओएस. ये था स्टेप 3.
तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, इसमें ये वाला POS हो जाएगा, राइट? सो दिस विल बी द POS, बिकॉज इसके इस तरफ भी वही है, इस तरफ भी सेम है। नेक्स्ट सेकंड वाला, वापस यहाँ पे POS है, तो फर्स्ट वाला में भी POS है, सेकंड वाले में भी POS है। अगर कोई चीज में POS है, जब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाती है, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का मतलब क्या है? उसका कोई भी पॉसिबल इनैनियोमर नहीं है। जो भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, उसका कोई भी इनैनियोमर नहीं होता है। थर्ड वन, थर्ड वाले में क्या है? इफ आई लुक एट द सेंटर, तो यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो भी COH, यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो भी COH, एक COH यहाँ पे H पे, और यहाँ पे एक COH डैश पे। So that means distances are equal on both sides. Groups are identical and distances are same. Similarly, if I look this side, then again I have pH on both sides which are opposite to each other, and one pH is on dash and the other pH is on wedge. मतलब क्या? ये distance also is same as ये distance. तो जब सेंटर से आपके अपोजिट साइड्स पे आप जाते हो, डिस्टेंसेस सेम डिस्टेंसेस पे आप जाते हो लेकिन अपोजिट साइड्स में, और आइडेंटिकल ग्रुप्स मिलते हैं, तो उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो COS है इसके मतलब, इसके अंदर COS है तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। फोर्थ वन, इसमें ऐसा हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिफ्थ वन, इसमें ये हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जितने भी हम लोगों ने बनाए हैं आइसोमर्स, ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। So total number of stereoisomers is equal to 5. Total number of stereoisomers is equal to 5. How many are optically active? 0. एक भी optically active नहीं. All are optically inactive. So number of optically inactive forms is equal to 5. Okay. So total number of stereoisomers is equal to 5. Number of optically active forms is equal to 0. Number of optically inactive forms is equal to 5. Now how many are meso? Now meso का मतलब क्या होगा? meso मतलब वो खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए कोई भी एक फॉर्म, लेकिन उसके बाकी स्टीरियोइसोमर्स में से एटलीस्ट 2 शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। बट यहाँ पे कोई भी फैमिली में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक भी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म नहीं है। अगर एक भी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म नहीं है तो फिर कोई भी मीजो भी नहीं हो सकता। सो नंबर ऑफ मीजो फॉर्म्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज मीजो का डेफिनेशन क्या है? मीजो का डेफिनेशन है कि ऐसा कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर
जो बाकी किसी के, जो खुद इनएक्टिव है लेकिन बाकी में से एटलीस्ट वन शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे बाकी में से मतलब पांचों के पांचों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। सो देयर इज नो mesoisomer. So number of mesoforms is equal to 0. Okay. ओके नेक्स्ट वन, अब आप खुद ट्राई करो इसको। पहला वाला कर दिया मैंने, अभी ये वाला ट्राई करो। सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? Yes, what is the value of n here? Yes, try करो, what is the value of n here? क्या है n? n is number of carbon atoms with respect to which GI is possible, right? तो यहाँ पे ये एक कार्बन आटम है, ये एक कार्बन आटम है, ये एक कार्बन आटम है, ये एक कार्बन आटम है। n is equal to 4। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है ना। ओके n is 4। अब क्या, फिर से ये इंटरडिपेंडेंट सिस्टम्स का केस है। अगर सिर्फ ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ये फिर इंटरडिपेंडेंट नहीं होता, बिकॉज इसमें सिर्फ दो ही कार्बन एटम्स के अराउंड ग्रुप्स लगे हैं। बट अभी ये इंटरडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे चारों के चारों कार्बन एटम्स के अराउंड लगे हुए हैं ग्रुप्स, तो ये इंटरडिपेंडेंट है। तो ये इंटरडिपेंडेंट है तो n की वैल्यू 4 है, तो n/2 करना पड़ेगा हमें एज पर स्टेप 1। So n is equal to 4, then divide n by 2, so 4/2 is 2। तो वो क्या बोलता है, मुझे आता है ये इंटीजर है भी, फाइन, so this is an integer। Once we get the value as an integer, that integer tells us the maximum number of dashes that we can use for drawing the stereoisomers। मैक्सिमम 2 डैशेस हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, 2 डैशेस यूज कर सकते हैं हम लोग मैक्सिमम टू ड्रॉ द आइसोमर्स। मतलब 0 डैश भी यूज कर सकते हैं, 1 डैश भी यूज कर सकते हैं एंड 2 डैशेस भी यूज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज मोर देन 2 डैशेस। तो यहाँ तक मैंने बता दिया। अब टाइम लो 2 मिनट का, अब ड्रॉ करो स्ट्रक्चर्स को एंड देन विल डिस्कस। प्लीज ट्राई दिस, draw and then we will discuss after 2 minutes। I've given you the hint, start drawing।
All right. So first we will draw the structure where there is zero dash. So zero dash का मतलब क्या, एक भी डैश नहीं। तो सारे के सारे ग्रुप्स को वेजेस पे डालेंगे। ये हो जाएगा पहला वाला, फर्स्ट ऑल अराउंड वेजेस। ओके नेक्स्ट ऐसा ड्रॉ करेंगे जहाँ पे एक डैश है, तो ये वाला ले लिया मैंने एक डैश पे, और बाकी तीन को वेज पे डाल दिया। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट सी चीज क्या है, सारे के सारे ग्रुप्स आइडेंटिकल है, ऑल आर CH3, ऑल आर द सेम। अगर सारे के सारे ग्रुप्स आइडेंटिकल हो तो चाहे आप इस वाले CH3 को डैश पे लो, या इस वाले CH3 को डैश पे लो, या इस वाले CH3 को डैश पे लो, या इस वाले CH3 को डैश पे लो, तो किसी को भी आप डैश पे ले सकते हो। मैंने लिया है इस वाले को, दैट डजंट मैटर, आप किसी भी एक को डैश पे ले सकते हैं क्योंकि सारे के सारे तो सेम ही ग्रुप्स हैं। सारे के सारे ग्रुप्स जो है वो CH3 आइडेंटिकल है, तो हम लोग चारों में से किसी एक को डैश में ले सकते हैं, चाहे वो मैंने जिसको लिया है उसको लो या फिर बाकी तीनों में से किसी एक को लो। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपने अभी मैंने जो बनाया है उसके बनाने के बदले में कोई अगर ऐसा बना दिया तो भी ठीक है, उसका भी सही है। तो उसका भी सही है, ऐसा बना दिया किसी ने, तो फाइन, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज सेम एज दिस, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है फाइन। तो किसी भी आप एक को ले सकते हो, तो हो गया, एक को ले लिया। अभी दो को लेंगे, मैक्सिमम 2 डैशेस है तो दो को डैश में लेंगे, तो इन दोनों को डैशेस में ले लिया मैंने। तो कोई बोलेगा नहीं मुझे इन दोनों को लेना है, तो भी चलेगा, सेम थिंग। और फिर लास्ट वाला क्या रहेगा, डायगोनली अपोजिट CH3 को मैंने ले लिया डैशेस, बिकॉज आई कैन यूज एट द मोस्ट 2 डैशेस। ओके अब देखते हैं POS और COS का। ओके इसमें POS है, ये वाला POS हो जाएगा। So this is POS, hence this will be optically inactive। इसमें भी होगा, ये हो जाएगा POS, hence this will also be optically inactive। Yes, what about the third one? Yes, थर्ड वन के बारे में क्या बोल सकते हैं? यस थर्ड वन के बारे में क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे मैं सेंटर लगाऊं तो यहाँ से यहाँ सेम डिस्टेंस सेम ग्रुप सेम डिस्टेंस सेम ग्रुप, यहाँ पे भी वही केस है, तो मतलब यहाँ पे COS है, दिस इज द COS।
अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। What about the last one, fourth one? Yes, fourth one. फोर्थ वन में देखो, दिस इज द पीओएस। तो ये भी हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव चारों के चारों फॉर्म्स हैं। सो आंसर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोसोमर्स इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म्स इज इक्वल टू 4। सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, और सारे के सारे जब ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं तो मीजो भी 0 होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ड्रॉ कर लो ये सारे के सारे एंड राइट डाउन दिस। Okay. So total number of stereoisomers is equal to 4. Number of optically active forms is equal to 0. Number of optically inactive forms is equal to 4. Number of mesoforms is equal to 0. Okay, now try this one on your own. What is the value of n here? Yes, what is the value of n here? It will be straightforward. Yes, what is the value of n here? So n is equal to 3.
1, 2, 3. So 3. So step 1 को देखो आप, n by 2 is equal to 1.5. अब ये इंटीजर नहीं है, so this is not an integer. अब स्टेप में क्या लिखवाया था मैंने, अगर इंटीजर नहीं है तो क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है नेक्स्ट लोएस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर को। तो क्या होना चाहिए अभी राउंड ऑफ के बाद इसका वैल्यू, 1.5 को नेक्स्ट लोएस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करके क्या हो, क्या आएगा वैल्यू राउंड ऑफ करके, 1 आएगा। वन आएगा। सो वन क्या है, वन इज द maximum number of dashes that can be used for drawing the structures. तो अभी आप ड्रॉ करो और बताओ फिर मुझे कितना है समर सामने। ओके, तो पहला केस यहाँ पे जहाँ पे 0 डैश, एक भी डैश नहीं है तो सारे के सारे वेजेस पे, और दूसरा जहाँ पे मैंने एक क्लोरीन को डैश पे दे दिया। सो दिस इज द अदर पॉसिबिलिटी। और तो कोई स्ट्रक्चर बनेगा नहीं।
चेक करते हैं अभी पीओएस सीओएस। व्हाट अबाउट द फर्स्ट स्ट्रक्चर? इसमें क्या है फर्स्ट में? क्या है इसमें? पीओएस है, सीओएस है, या कुछ नहीं, क्या है? ओके, नाउ इफ यू चेक, यहाँ से अगर मैं प्लेन पास करूं, so then this becomes a POS. क्यों? यहाँ पे भी जो है वहां पे भी वही है, so this becomes a POS and hence this is optically inactive. सेकंड वन, इसमें भी देखो यहाँ से पास करेंगे हम लोग, वापस ये POS हो जाएगा, so this is optically inactive. So both are optically inactive. Hence there are two stereoisomers in total. Number of optically active forms 0, number of optically inactive forms 2. और दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और फैमिली में कोई है भी नहीं जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, सो देयर इज नो मेसोफॉर्म. ओके ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ट्राई दिस वन. यस, अभी तीनों के तीनों क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं, तो अभी ये आना चाहिए आपको. आई एम गिविंग यू 3 minutes, प्लीज फिनिश दिस एंड देन we'll discuss. Find out the total number of stereoisomers for this.
What is the value of n here? Yes, what is the value of n here? n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पे बाय, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे अटैच्ड है, n इज इक्वल टू 3। सो 3/2 करेंगे, 1.5 will be rounded off to 1. So the maximum number of dashes possible is 1. So now we'll start drawing the stereoisomers. यहाँ पे कोई डैश नहीं है, so 0 dash. यहाँ पे 1 dash. And that 1 dash is for iodine. अब ये तीनों के तीनों अलग ग्रुप्स हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो यहाँ पे एक डैश ले लिया इसी में तो बन गया। हम लोग CH3 को भी एक बार डैश में लेंगे, Br को भी एक बार डैश में लेंगे, क्योंकि CH3 और Br तीनों के तीनों अलग ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे देखो अभी CH3 को डैश में लिया है, तो यहाँ पे भी 1 डैश, यहाँ पे Br को डैश पे लिया है, तो यहाँ पे भी 1 डैश। ओके, नाउ लेट्स सी ऑप्टिकली एक्टिव है ये और ये वाले ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फर्स्ट वन, इसमें कोई POS और COS नहीं है, so this will be optically active. What about the second one? Yes, what about the second one? Optically active or optically inactive? तो सेकंड वाले में भी कोई POS और COS नहीं है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। थर्ड वन, what about the third one, optically active or inactive? यस, थर्ड वन क्या है, एक्टिव की इनएक्टिव ऑप्टिकली? तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें कोई POS या COS नहीं है। And the fourth one? Fourth one again is optically active, इसमें भी कोई POS या COS नहीं है। तो अगर ऐसा है, ऑप्टिकली एक्टिव जो भी है, जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उसका इनैंशियोमर पॉसिबल होता है,
जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनांशियोमर भी होता है, तो इसका एनांशियोमर भी होगा, इसका भी एनांशियोमर होगा, इसका भी एनांशियोमर होगा और इसका भी एनांशियोमर होगा। So total number of stereoisomers is equal to 8 by 8। जो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसका एनांशियोमर भी आएगा ना, वो हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया है बट वो तो है। So every compound drawn here is optically active, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनांशियोमर भी आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 4, यहाँ पे 2, 6 और यहाँ पे 2, 8। So total number of stereoisomers is equal to 8, as each molecule will have its mirror image, that is an enantiomer. All will be optically active, all 8 optically active, and there is no optically inactive form. और अगर कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म नहीं है तो फिर कोई मिजो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मिजो तो वो होता है जो खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। तो एक भी अगर यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म नहीं है तो फिर कोई मिजो भी नहीं हो सकता। Okay. Okay. Now let's come to the next part. So we have completed calculation of stereoisomers. How we find out number of stereoisomers, that is over. Now we'll come to Fisher projection. और Fisher projection क्या होता है? So Fisher projection is a way of representing the structure in a 2D format. Horizontal and vertical lines are used to draw Fisher projection. The point of intersection of horizontal and vertical lines gives us one carbon atom. So if one horizontal line and one vertical line intersect, then we get one carbon atom at that point of intersection. अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ग्रुप्स हैं, जैसे सी और टी लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ना सी और टी, वो इस स्क्रीन से बाहर आ रहे हैं आपकी तरफ। दे आर कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन टुवर्ड्स यू। तो इस स्क्रीन को अगर आप प्लेन मानोगे तो स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं सी और टी।
C and D are the groups on horizontal line and they are coming out of the screen towards you. So C and D are coming out of the screen towards you. And A and B are going out of the screen away from you. तो वो स्क्रीन के पीछे की तरफ है. सो ए एंड बी जो है वो क्या है, वो स्क्रीन से पीछे की ओर है. तो जो भी वर्टिकल लाइंस पे हम लोग ग्रुप्स को दिखाते हैं फिशर प्रोजेक्शन में, वो हमेशा क्या है, स्क्रीन या पेपर के पीछे की ओर है. ये होता है फिशर प्रोजेक्शन का इंटरप्रिटेशन. वैसे ही अगर सेकंड वाला भी दिखाऊं मैं तो ऐसा हो जाएगा. तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस पे ग्रुप्स ट्राई करते हैं फिशर में, वो हमेशा आपकी तरफ आते हैं, बाहर स्क्रीन से निकले हुए रहते हैं आपकी तरफ. और जो भी वर्टिकल लाइन पे होते हैं वो हमेशा स्क्रीन से बाहर पीछे की तरफ रहते हैं. दे आर अवे फ्रॉम यू. सो वो पीछे है स्क्रीन के. Okay, so write down this. कॉपी कर लो ये.
ओके, एंड ये क्या है? The groups shown on the vertical lines in Fisher projection lie behind the plane. So they are going out of the screen and hence they are away from us. Right on? Okay. Now, conversion of wedge dash formulae to Fisher projection and vice versa. हम लोग देखेंगे अभी कि कन्वर्ट कैसे कर रहा है फिशर को लाइन डायग्राम में और लाइन डायग्राम को फिशर में। तो ये काफी काम की चीज है। हेडिंग डालो ये। ओके, so let us take the example of this particular line diagram जहाँ पे वेज और डैश है। और इसको हमें फिशर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे?
Okay, so now see how you have to do. अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है हमारे पास तो क्या कैसे हम लोग उसको फिशर में कन्वर्ट करेंगे? पहले आप फिशर बनाओ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बनाओ पहले। और अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप ये देखो कि कौन से ग्रुप्स वेज और डैश पे नहीं है। तो एफ, यहाँ पे एफ डाल देंगे और यहाँ पे डाल देंगे सी। क्यों? हमें ये देखना है कि कौन से ग्रुप्स वेज और डैश पे नहीं है, तो उनको वर्टिकल लाइन पे डाल देंगे। एंड अनदर थिंग इज व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस, तो आप अपने एक्सिस को ये रखोगे, आप अपने एक्सिस को क्या रखेंगे? ऐसा रखेंगे। Okay? ऐसा। तो अभी अभी ये देखना है हमें कि इस एक्सिस के राइट हैंड साइड पे वेज है और डैश भी है। तो ये जो एक्सिस ड्रॉ किया है इसको अगर फिक्स करोगे तो इसके राइट हैंड साइड पे आपका डैश और वेज दोनों है। तो हमें क्या करना है? वी जस्ट नीड टू लुक एट दैट ग्रुप व्हिच इज ऑन वेज। तो यहाँ पे राइट में क्या है? डी है। डी इज ऑन वेज। सिंस डी इज ऑन वेज, याद रखो जो भी ग्रुप वेज पे होता है यहाँ पे लाइन डायग्राम बोलते हैं इसको, इस वाली चीज को क्या बोलते हैं? लाइन डायग्राम। सो लाइन डायग्राम के अंदर देखो कि वेज वाला ग्रुप आपके एक्सिस के राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है। फोकस ओनली ऑन द ग्रुप व्हिच इज ऑन वेज। D is on veg and D is on the right hand side with respect to this. अगर ऐसे देखोगे तो वो राइट हैंड साइड की तरफ है, ऐसा है। ये राइट है ना, तो राइट हैंड साइड की ओर है कौन? वेज पे डी। तो हम लोग डी को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे। ओके, दिस इज द ट्रिक। क्या ट्रिक है? जो ग्रुप राइट हैंड साइड पे है लाइन डायग्राम में वेज पे, उसको फिशर में लेफ्ट हैंड साइड में डालना है। कमिंग टू दिस वन नाउ, इसमें क्या होगा? वापस आप चेक करोगे ऐसे, इसके हिसाब से देखोगे आप, तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो फिर से ये जो वेज वाला ग्रुप है वो बी है। नाउ वेज इज लाइंग दिस साइड, इस एक्सिस के लेफ्ट पे, लेफ्ट पे लाई कर रहा है, लेफ्ट पे लाई कर रहा है वेज। वेज पे जो ग्रुप है वो लेफ्ट पे लाई कर रहा है, लेफ्ट पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे फिशर में उसको कहाँ डालेंगे? फिशर में उसको हम लोग राइट पे डालेंगे। तो बात यह है कि जो भी ग्रुप वेज पे होता है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे है लाइन डायग्राम में, तो फिशर में आप उसको राइट पे डालेंगे। और बाकी जो ग्रुप है उनको डाल दो डैश पर। तो ये हो जाएगा कन्वर्जन। ऐसा
can be converted to Fisher in this manner. Next, अगर ऐसा होता तो क्या करते? अगर मानो ऐसा कोई होता, यहाँ पे मानो आपका है x, यहाँ पे है y, यहाँ पे है मानो p, यहाँ पे है q, यहाँ पे है r, यहाँ पे है s. इसको कन्वर्ट करके देखते हैं. कन्वर्ट दिस टू फिशर. बोलो सबसे ऊपर वर्टिकल लाइन पे क्या डालूं? यहाँ पे व्हाट शुड आई पुट हियर? यहाँ पे क्या डालना है? हाँ, सो यहाँ पे क्या डालेंगे? यहाँ पे डालेंगे पहले हम लोग ऊपर x, ये वाला ग्रुप है ना x, और बिल्कुल नीचे वर्टिकल लाइन पे y. तो हमेशा याद रखो पहले वर्टिकल लाइंस के ऊपर ग्रुप्स को ढाल दो. ओके, अब ऐसे देखना पड़ेगा. इसके हिसाब से वेज वाला ग्रुप इज p, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन. ये वाला लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो अभी मैं p को क्या कहाँ डालूंगा? यहाँ डालूंगा. करेक्ट. ओके, नॉट टेल मी यहाँ पे क्या डालूं? यहाँ पे क्या डालूं? व्हाट शुड आई पुट हियर? हाँ, तो वापस देखेंगे ऐसे. तो अगर ऐसे देखेंगे तो जो वेज पे ग्रुप है आर है, और इसके हिसाब से आर इज ऑन राइट, तो फिर आर को यहाँ पे लेफ्ट में डालना है. तो बचा रहा फिर एस, मतलब एस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्यू. So this is how you convert from line diagram to Fisher. अब उल्टा करते हैं. Let us take the example of a Fisher projection. Now this has to be converted to wedge dash format, that is line diagram. अब इसको क्या करेंगे? देखो इसको करने के तरीके क्या है? अभी अगर हम लोग देखेंगे इसको तो दिस कुड बी वन वे. ऐसा करके दिखा सकते हैं, या फिर ऐसा करके दिखा सकते हैं, या फिर ऐसा करके दिखा सकते हैं, या फिर ऐसा करके दिखा सकते हैं. कैसे भी आप दिखा सकते हैं, राइट? So let's look at the different possibilities. X, Y, P, Q, R, S. तो अगर ऐसे किया तो यहाँ पे X और यहाँ पे Y. ओके, तो अभी अगर देखा जाए तो ये वेज वाला जो ग्रुप है
ये इस एक्सिस के हिसाब से लेफ्ट पे है, और यहाँ पे ये राइट पे क्यू है, तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्यू आ जाएगा और यहाँ पे पी। नाउ व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे एस, यहाँ पे आर। दिस इज वन वे टू रिप्रेजेंट दिस रेशियो। तो इसको मैंने कन्वर्ट किया इसमें। और एक तरीका क्या हो सकता है, अगर मैंने ऐसे किया, ऐसे किया मैंने, तो लेट्स सी। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने ऐसे लिया तो वर्टिकल, यहाँ पे अगर एक्स ले लिया मैंने, अगर मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया तो इसके हिसाब से, इस एक्सिस के हिसाब से, this is the wedge is on right, wedge is on right, since wedge is on right, तो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लेफ्ट पे कौन है, तो P, यहाँ पे P करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे? एनी डाउट? यस, एनी डाउट? यस, बताओ। क्लियर हो गया? ओके, तो वैसे ही हम लोग देख लेते हैं यहाँ भरते हैं। यस, सो चेक, इसको पूरा चेक करो आप अच्छे से, और चेक करके अभी ये वाला भरो और ये वाला भरो, भरो अभी। ये देके रखा है, फिशर देके रखा है, फिशर इज ऑलरेडी गिवन टू यू। नाउ कन्वर्ट फिशर टू दिस। ओके, करते हैं अभी। देखो, तो यहाँ पे
इसके हिसाब से देखोगे पहले, इसके हिसाब से द वेज इज ऑन राइट हैंड साइड, वेज इज ऑन राइट हैंड, आफ्टर वेज इज ऑन राइट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट पे कौन सा ग्रुप है, पी है, तो मतलब यहाँ पे पी आएगा और यहाँ पे Q, राइट। सिमिलरली अब इसको एक्सिस मानो, और इसको एक्सिस मानोगे तो क्या होगा, वेज विल बी ऑन लेफ्ट, तो वेज वाला ग्रुप लेफ्ट में हो जाएगा, तो मतलब फिशर पे वो राइट पे होना चाहिए जो कि एस है, so this will be S and this will be R. Correct. हो गया पूरा ये। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस, अब इसको करो, वापस इसको देखोगे ऐसे एक्सेस, ऐसा, तो ये राइट और ये लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट पे आपका वेज है, तो लेफ्ट पे जो वेज वाला ग्रुप है तो फिशर में वो राइट पे आना चाहिए, तो फिशर पे राइट पे कहाँ पे है, क्यू, क्यू इज ऑन द राइट हैंड साइड ना, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे पी आ जाएगा। वैसे इसको एक्सिस मानोगे फिर से, तो इसके राइट हैंड साइड पे वेज है, तो फिशर में लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए वो ग्रुप, दैट इज आर, so this will be S. Right? यहाँ पे भी right? इसके हिसाब से ये डैश इज ऑन लेफ्ट, यहाँ पे वो ग्रुप राइट पे होना चाहिए, एस, एंड हियर वापस इसको ऐसे देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट पे वेज है, यहाँ पे राइट पे आना चाहिए, दैट इज Q, डैश पे आ जाएगा पी, इसको देखो, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से राइट पे वेज है, ये वेज है ना राइट पे, यहाँ पे लेफ्ट होना चाहिए था, दैट इज आर, आर है ना, यहाँ पे आर, so this is how you will convert from one form to another. तो कैसे भी आप लिख सकते हो उसको, okay? So conversion of Fisher to
to line dash, wedge dash and conversion of wedge dash to fission. You have understood properly. ये काम आ सकता है काफी बार. Okay, now there is one concept of this called amine inversion. Amine inversion में क्या आपको जानना है? Just briefly बता देता हूँ, छोटा सा एक टॉपिक है. कोई नाइट्रोजन एटम अगर है इस तरीके का, मानो यहाँ पे 3 अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं. अगर ऐसा कुछ है मानो, तो ये अमाइन है टाइप का. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे R1 के बदले में मैं लिख देता हूँ CH3, R2 के बदले में लिख देता हूँ मैं C2H5 और R3 के बदले में मैं लिख देता हूँ C3H7. तो ये एक अमाइन है. ओके, नाउ एट रूम टेम्परेचर ये अमाइन एग्जिस्ट करता है एक रेसमिक मिक्सचर के फॉर्म में. किस फॉर्म में? रेसमिक मिक्सचर. और रेसमिक मिक्सचर का मतलब मैंने आपको बताया था, रेसमिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ both the enantiomers in equal amount. Both the enantiomers in equal amount. तो क्या होता है, ये ना n ये ना फ्लिप करता है. फ्लिप करता है मतलब क्या है, ये उल्टा हो जाता है. अगर ये उल्टा हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा. अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ऐसा बन जाएगा. ऐसा उल्टा. तो ये कन्वर्जन जो होता है इससे इसका, this conversion happens very rapidly. So this conversion keeps happening. Conversion keeps happening. और ये कन्वर्जन होता रहता है. मतलब ये होता है अल्टीमेटली कि ये दोनों का इक्वल अमाउंट बन जाता है रूम टेम्परेचर पे. Hence we say this is a reciproc mixture. अभी because this is a reciproc mixture, मतलब ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के enantiomers हैं. तो ये पैरेलल मॉलिक्यूल है पूरा, लेकिन इसका enantiomer भी इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, which means this is a reciproc mixture. अगर reciproc mixture होता है तो हमको मालूम है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. Any reciproc mixture is optically inactive. तो अगर आपको किसी ने पूछा कि क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, आप बोलोगे नो, दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज this exists as a racemic mixture. And how does that racemic mixture form? Because of this conversion which keeps happening at room temperature. ये जो conversion होता है ना, इसका इसमें और इसका इसमें, ये होता रहता है very fast. Due to the very fast conversion, ये क्या है, दोनों ही इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं. अगर दोनों ही इक्वल अमाउंट में पाए जाएंगे तो ऑब्वियसली ये रेसिप्रोक मिक्सचर हो जाएगा. तो जो नेट इफेक्ट है वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव. व्हाई ऑप्टिकली इनएक्टिव? बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर्स है, और दोनों एनांशियोमर्स जब एक ही अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं तो वो मिक्सचर रेसिप्रोक मिक्सचर कहलाता है, और रेसिप्रोक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. Any racemic mixture is optically inactive because it consists of both the enantiomers in equal amount. तो ये रैपिड एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं रैपिडली, मतलब वेरी फास्ट एट रूम टेम्परेचर ओनली. तो ये कन्वर्जन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अमाइन इन्वर्जन और फ्लिपिंग ऑफ नाइट्रोजन. अमाइन इन्वर्जन और फ्लिपिंग ऑफ नाइट्रोजन. ओके, सो any amine can exist as a racemic mixture.
तो आपको लगेगा कि इनिशियली देख के सबको ये लगेगा कि ये तो कायरल है, क्योंकि इसके तो सब ग्रुप्स अलग है, सब ग्रुप्स अलग है, तो ये कायरल है और इसके लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। लेकिन होता नहीं है, क्योंकि इसका इनैंशियोमर भी इसके साथ ही इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, एंड दिस हैपेंस एट रूम टेम्परेचर. So this rapid interconversion keeps happening at room temperature, as a result of which both the enantiomers of this amine exist together in equal amount. Hence the mixture is racemic. और racemic mixture जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो अमाइन इन्वर्जन क्या होता है? अमाइन इन्वर्जन यही प्रोसेस होता है जहाँ पे एक कायरल अमाइन अपने इनैंशियोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दोनों ही फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी दोनों के दोनों इनैंशियोमर्स एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं इन इक्वल अमाउंट। वो अपने आप ही होता है कन्वर्जन। सो द एंटायर मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ बोथ द इनैंशियोमर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होता है। आप भले ही एक लेके चालू करो, आपको लग रहा है कि सिर्फ यही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये भी एग्जिस्ट करेगा, साथ में ये भी एग्जिस्ट करेगा, और ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं। Since both are existing in the same mixture at the same time in the same proportion, we will say that the mixture is a racemic mixture. तो ये racemic mixture के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, and that is why we will say that this is optically inactive. Okay? इस प्रोसेस को बोलते हैं अमाइन इन्वर्जन।